हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के समय में कौन कौन से स्कीम हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रही हैं, उन स्कीम्स के बारे में आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे जिनमें हम बेसिकली जो पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जो प्लेसेज इंडिया के अंदर में एज वेल एज़ द वर्ल्ड के अंदर में जो न्यूज़ में रही हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनसे रिलेटेड भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली हम जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट बात करें प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना है अर्बन एरियाज़ की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना न्यूज़ के अंदर में थी। अभी रिसेंटली जो अर्बन एरिया की जो आवास योजना है जो पक्का हाउस देने से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली अभी इसके 7 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं फ्रेंड्स। तो 7 साल के इसके कंप्लीट होने की वजह से ये न्यूज़ के अंदर थी। एक वर्चुअल समिट कंडक्ट की गई थी। बेसिकली जो मिशन जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है अर्बन एरिया की, अगर इस स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है फ्रेंड्स। ये इससे पहले जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आया करती थी फ्रेंड्स, फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है। इसके अलावा हमारा जो GS1 का जो पेपर है, GS1 के पेपर के अंदर अर्बनाइजेशन एंड इट्स रेमेडीज़ जो है वो न्यूज़ के अंदर रहता है कंटिन्यू फ्रेंड्स। तो हमें बेसिकली जो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। हाउसिंग भी एक समस्या है जिसकी वजह से जो स्लम्स कंटिन्यू माइग्रेशन की वजह से जो स्लम्स का डेवलपमेंट हो रहा है हर अर्बन सिटी के अंदर में, तो उसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा में PM आवास योजना लॉन्च की गई बेसिकली अर्बन एरियाज़ के लिए में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बेसिकली रेंट में अकोमोडेशन देने से रिलेटेड भी एक सब स्कीम है जो इसके अंदर अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। इसके अलावा पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें जो बेसिकली टारगेट था 2022 तक में। तो मिशन का जो एड्रेस था, मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो एड्रेस करना था अर्बन हाउस की जो शॉर्टेज है अर्बन एरियाज़ में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोगों के लिए, लो इनकम ग्रुप्स के लिए, या जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं इनकी कैटेगरी के जो लोग हैं या स्लम के अंदर एरियाज़ में जो रहते हैं उनको पक्का हाउस प्रोवाइड कराना है टू ऑल एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड बाय द ईयर ऑफ 2022 तक। हमारा जो ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इस वजह से हमको बेसिकली यहाँ पे हाउसिंग की जो फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करानी है, ये इसका मेन मोटिव था। तो डिग्निफाइड लिविंग है जो आर्टिकल, अगर हम 21 की बात करें जो राइट टू लाइफ है, तो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ भी जो शो करता है कि हर किसी को डिग्निटी के साथ में जीवन जो व्यापन करने का अधिकार है, तो उसके रिलेटेड बेसिकली ये डिग्निफाइड लाइफ से रिलेटेड है फ्रेंड्स। इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये बेसिकली जो PM आवास योजना है उसका जो कवरेज की बात करें तो इसमें कम्प्लीटली जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको कवर किया गया है। एंटायर अर्बन एरियाज़ को कवर किया गया है। स्टैट्यूटरी टाउन, नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड प्लानिंग एरिया, जितने भी अर्बनाइजेशन से जो रिलेटेड एरियाज़ हैं उनको बेसिकली इसके अंदर काउंट किया गया है फ्रेंड्स। अगर हम अर्बन्स की बात करें तो बेसिकली फ्रेंड्स अर्बनाइजेशन एरिया वो होता है जहाँ पे जो लोग रहते हैं उसमें जो 75% जो पीपल्स हैं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए। बेसिकली अगर एग्रीकल्चर है तो वो तो रूरल है, और अगर नॉन एग्रीकल्चर जिनका सोर्स ऑफ इनकम है वो बेसिकली अर्बन एरियाज़ के अंदर काउंट किए जाते हैं, जिसमें आप जो इनिशियल लेवल पे देखते हो नगर पालिका क्रिएट की जाती है, नगर परिषद, डिफरेंट कंट्री स्टेट्स में उसको डिफरेंट नेम के साथ में बोला जाता है। वो जो नेम है उसका डिफ्रेंसिएशन है। तो फर्स्ट इज़ अबाउट द कवरेज से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि सभी अर्बन एरियाज़ को PM आवास योजना के अंदर कवर किया गया है। सेकंड इज़ अबाउट द एक्सक्लूजन। अब कुछ लोगों को आवास नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड। अगर कोई फैमिली है, कोई बेनिफिशरी फैमिली है और उसको अर्बन हाउस मिला हुआ है कहीं पे भी, या उसके मेंबर को अर्बन हाउस मिला हुआ है, तो उन लोगों को बेसिकली हाउस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। हाँ, ये उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है इस स्कीम के अंदर में। अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें वुमेन का एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स वुमेन का जो एम्पावरमेंट है वो बेसिकली इस स्कीम के थ्रू किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं।
अगर हम बात करें कि इस स्कीम के थ्रू भी बेसिकली जो हाउस प्रोवाइड किया जाएगा, जो हाउस का जो नेम है वो वुमेन के नाम पे होगा। अगर वुमेन के नाम पे नहीं है, अगर जॉइंट नेम के थ्रू है तो जॉइंट नेम में भी वुमेन का नाम होगा, हस्बैंड एंड वाइफ के जो नेम के साथ में अगर इशू किया जाएगा। तो हाउस की जो ओनर होंगी वो क्या तो मैन होंगी, महिला होंगी, क्या जो पुरुष और महिला का जॉइंट अकाउंट होगा। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को शो कर। ऐसे ही हमने एक स्कीम देखी है कि प्राइम मिनिस्टर जो जनधन योजना थी उसके थ्रू फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो किया ही जा रहा था, उसके साथ साथ में जो वुमेन्स का एम्पावरमेंट भी किया जा रहा था। उनको जैसे फाइनेंशियली जो लिटरेसी के बारे में, फाइनेंशियली अवेयरनेस के बारे में उनको पता लग रहा था, उनके जो अकाउंट्स हैं वो ओपन हो रहे थे, तो फाइनेंशियल जो एम्बिट है उसके अंदर में वो कवर हो रही थी। तो सेम स्कीम पीएम आवास योजना के थ्रू भी वुमेन का एम्पावरमेंट है। फर्स्ट इज अबाउट द कवरेज, सेकंड इज अबाउट द एक्सक्लूजन। उनको एक्सक्लूड किन किन को किया गया है, अगर किसी भी कोई भी फैमिली है उसके एक भी मेंबर के पास ऑल ओवर इंडिया के किसी भी पार्ट में एक भी घर है, पक्का हाउस है, तो उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमने देखी। वुमेन एम्पावरमेंट में बेसिकली जो हाउस का जो नाम है वो वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू होगा। थर्ड इज अबाउट द फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड है फ्रेंड्स, कि इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू दी जाएगी। बेसिकली जो सेंटर के द्वारा जो पैसा है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ को डिवोल्व किया जाएगा, और वहाँ पे ये बेसिकली उनके द्वारा फिर ये हाउस जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इसमें भी एक इशू आता है कि बेसिकली जो लोग वोट नहीं दिए होते हैं सरपंच में, बेसिकली सरपंच तो रूरल एरिया में है, अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में जो वार्ड मेंबर्स बनते हैं, नगर पालिका चेयरमैन बनता है, उसके जो पसंदीदा लोग होते हैं उन्हीं को बेसिकली उनकी हाउस क्रिएट किए जाते हैं। ये भी एक काफ़ी मेन इशू है जो गवर्नमेंट स्कीम से जिनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। अगर हम हाउसेज की जो कंपोनेंट्स की बात करें, यहाँ 4 टाइप से हाउस बनाए जाएंगे। फर्स्ट इज़ अबाउट द इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, कि स्लम एरिया को क्लीन किया गया, स्लम एरिया के अंदर ही फिर एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया, वर्टिकली उसको डेवलप किया गया फ्लैट रूप से, और वहाँ पे जो हाउस हैं वो अलोकेट कर दिए गए। इसके अलावा क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, क्रेडिट लिंक, यहाँ पे क्रेडिट दिया जाएगा। पार्टनरशिप में अफोर्डेबल हाउसिंग का जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये चारों कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा जो बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन भी है। तो ये 4 तरीके से बेसिकली पीएम आवास योजना के थ्रू जो हाउसेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एंड बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शंस। इनके बारे में फ्रेंड्स आप रीड करना, आप रीड करोगे तो आपके लिए जो स्कीम को अंडरस्टैंड करना। इसके अलावा आप इनको कोट कर सकते हो कहीं भी, जब आप ऐसे लिख रहे हो या जीएस का आंसर लिख रहे हो तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखें कि जो बेसिकली फाइनेंसिंग का सिस्टम हमने देखा कि जो पैसा है वो डिवोल्व किया जाएगा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग जो बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसमें जो हाउसिंग एंड अर्बन जो बेसिकली हर स्टेट के अंदर ये होते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जैसे हर स्टेट के अंदर किसी के अंदर इनको अलग से नाम से बोला जाता है। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नाम से ऐसे है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं जिनका अर्बन डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन से रिलेटेड वो जो एजेंसीज़ हैं, या नेशनल हाउसिंग बैंक, एसबीआई, इनको सेंट्रल नोडल एजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। इनका जो वर्क है वो बेसिक वर्क ये है कि चैनलाइज करना है सब्सिडी थ्रू लैंडिंग द इंस्टीट्यूशन फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द कंपोनेंट। क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो कंपोनेंट है वो ही सेंट्रल सेक्टर है यहाँ पे फ्रेंड्स। जो सेंट्रल सेक्टर के रूप में, बेसिकली सेंट्रल सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो कंप्लीट मनी है, 100% मनी है, वो डिवोल्व किया जाए सेंटर के द्वारा। इसके अलावा और जो तीनों कंपोनेंट हैं, अगर हम बात करें कि इन सिटू स्लम डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग जो पार्टनरशिप के थ्रू जो बनाया जा रहा है, तो ये जो कंपोनेंट हैं ये सेंट्रल स्पॉन्सर हैं फ्रेंड्स। ये हमको पता होना चाहिए कि जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी के कंपोनेंट है वो बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर है। उसके अलावा जो तीनों कंपोनेंट हैं फ्रेंड्स, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन, इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, ये तीनों जो कंपोनेंट्स है ये बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर हैं। सेंट्रल सेक्टर ओनली क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। EWS कैटेगरी के जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कैटेगरी के बेनिफिशरीज हैं वो एलिजिबल हैं असिस्टेंस इन ऑल फॉर वर्टिकल ऑफ द मिशन, वेयर इज द लो इनकम और मिडिल इनकम की जो कैटेगरी हैं वो बेसिकली 100% जो मनी है
ये CLSS के अंदर दिया जाएगा। तो लो इनकम और मिडिल इनकम वाले हैं वो यहाँ पे एलिजिबल ओनली इसके अंदर ही हैं, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर। इसके अंदर बेसिकली जो कंप्लीट मनी है वो सेंटर के द्वारा दिया जाएगा, और कोई भी जो बेनिफिशरी है वो ओनली एक ही कंपोनेंट के अंदर बेनिफिट उठा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक फैमिली के द्वारा यहाँ उठा लिया गया, एक फैमिली के दूसरे मेंबर के द्वारा दूसरे कंपोनेंट में उठा लिया गया, ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। इसके अलावा जो हाउस जो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में रखा गया है फ्रेंड्स। ये हमारा जो बूस्ट करेगा हाउसिंग सेक्टर को, सेंटर के द्वारा 1 लाख एक हाउस के ऊपर दिए जाएंगे, रिहेबिलिटेशन स्लम के लिए भी दिए जाएंगे, इनकी जो प्रोग्रेस है उसको जियो टैगिंग किया जाएगा। इसके लिए बेसिकली एक सिस्टम भी बनाया गया है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो यहाँ पे कम्प्लीटली फंड का जो ट्रांसफ़र है उसको देख रहा है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसका जो बेसिकली जो काम है ये एक सब स्कीम के रूप में डेवलप किया गया है। इसको रेंटल हाउसेज जो शो कर रहा है अपने नेम से कि रेंटल हाउसेज में बेसिकली यहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अर्बन एरियाज़ में जो माइग्रेंट पुअर्स हैं, उन जिनके लिए हाउस कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी टिपिकल है, तो उनको ईज़ ऑफ लिविंग प्रोवाइड करवाना, अर्बन माइग्रेंट्स को उनको डिग्निफाइड अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस क्लोज टू देयर वर्क प्लेस के पास ही कवर करवाना। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स हैं जो रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे फ्रेंड्स इसके थ्रू। इसके अलावा अंगीकार एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया था इसके अंदर में 2019 में, जो बेसिकली वहाँ पे हाउसिंग में हेल्थ, सैनिटेशन, अगर हम बात करें वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो एनर्जी कंजर्वेशन भी मेन इशू है कि हाउसिंग की जो बिल्डिंग है कंस्ट्रक्ट हो रही है वहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बेसिकली हमको, आप जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स रीड करोगे तो उसके अंदर आपको रीड करने को मिलेगा कि किस टाइप से जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड काफ़ी जो बिल्डिंग कोड हैं, एक बिल्डिंग कोड से रिलेटेड भी एक स्कीम है। तो वहाँ पे बहुत सारी स्कीम चल रही हैं जिसमें बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, उनके अंदर इनिशिएटिव प्रोग्राम से वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो अंगीकार योजना है वो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, PM आवास योजना के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर रखा गया है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भी है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इनिशिएट किया है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, जिसके अंदर बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा इनोवेटिव वे में कंस्ट्रक्ट करने में, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल एंड डिजास्टर रेजिलिएंट हाउसेज के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी स्कीम में एक पोर्टल को लॉन्च किया है, क्लास आवास पोर्टल है। इसके अंदर बेसिकली जो वेब मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है और यहाँ पे कम्प्लीटली जो प्रोग्रेस है स्कीम की उसको यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है उससे थ्रू। तो फ्रेंड्स इन स्कीम के बारे में, इनके कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, हम श्रेष्ठ स्कीम की तरफ हैं। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम का जो मेन एम है उसकी अगर हम बात करें, मेन एम ये है कि स्कीम का रेजिडेंशियल एजुकेशन देना है स्टूडेंट्स को, हाई स्कूल इन द रेजिडेंशियल एजुकेशन देना है। बेसिकली शो करता है कि वहाँ पे आपको स्कूल और रेजिडेंशियल हॉस्टल वाला जो फैसिलिटी वो देना है स्टूडेंट्स को हाई स्कूल्स के अंदर में इन टारगेटेड एरियाज़। तो बेसिकली ये हायर जो सोसाइटीज़ होती हैं या एरिस्टोक्रेट टाइप के जो फैमिलीज़ होती हैं उनको तो नहीं दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है तो शो करेगा कि बेसिकली वल्नरेबल सेक्शन को ये फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो श्रेष्ठता स्कीम है वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराने के लिए है, हाई क्वालिटी फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन टू पुअर एंड मेरिटेरियस जो शेड्यूल कास्ट से जो रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको फ्रॉम क्लास 9 to 12। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बात करें स्टूडेंट्स की तो 3000 स्टूडेंट्स के आसपास जो स्टेट्स और यूटी हैं जिनको सेलेक्ट किया जाएगा, इनका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, बेसिकली नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर द श्रेष्ठ स्कीम के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसको NTA कंडक्ट कराएगा। NTA जो फ्रेंड्स लास्ट ईयर 2020 में कंस्ट्रक्ट किए वो इस्टेब्लिश किया गया था, आपको पता होना चाहिए। एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू आया है या किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आप जब UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई भी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, वो बेसिकली हमको जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बेसिक फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके मेंस के में तो आप पॉजिटिव नेगेटिव उसका क्या इम्पैक्ट
होगा उसके बारे में रीड करते हो, बट बेसिक फैक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू बनाया या कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू बनाया एनटीए, और एनटीए बेसिकली बना है तो कौन से एक्ट के थ्रू बनाया और इसका जो मेन जो वर्क है वो क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली एनटीए के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। नेशनल जो एंट्रेंस टेस्ट है श्रेष्ठ स्कीम का जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है, जिसमें 3000 बच्चों को बेसिकली हायर एजुकेशन देने हैं 9 से 12 तक के में। और यहाँ पे हायर एजुकेशन शेड्यूल कास्ट के जो मेरिटियस पुअर एंड मेरिटियस जो बच्चे हैं उनको ही देना है। तो इसमें बेसिकली जो बच्चे जो सिलेक्ट होंगे उनको बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिट किया जाएगा जो सीबीएसई के द्वारा एफिलिएटेड है उसी स्कीम में। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल होंगे। पेरेंटल की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख एनम होनी चाहिए। अगर इनकम 1 लाख से कम है तो उनको तो प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। बेसिकली फिजिकल डिसेबल है तो उनको और भी प्रेफरेंस है। अगर पेरेंट्स की इनकम भी कम है, बच्चा भी फिजिकल डिसेबल है, जैसे हमने देखा कि सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन वो लॉन्च किए गए। इसके अलावा जो हमने जो दिव्यांग पर्सन्स हैं इनका जो नेम है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिव्यांग कोइन किया है डिसेबल पर्सन्स के लिए, इनके लिए इनको रिजर्वेशन भी इंक्रीज़ किया गया है, इनकी डिसेबिलिटीज़ भी अब प्रेजेंटली इंक्रीज़ कर दी गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इनके लिए जो एजुकेशन एरियाज़ में रिजर्वेशन है वो भी हमारे जो 2017 का जो एक्ट है इसके थ्रू इंक्रीज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमने फिजिकल डिसेबल पर्सन्स के बारे में भी कुछ साथ में देखा। यहाँ पे बेसिकली पेरेंट्स की इनकम अगर 2.5 लाख से कम है और 1 लाख के से कम है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस होगी। इसके अलावा बच्चा डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, दिव्यांग है तो उनको जो और भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब स्कूल कौन से चूज किए जाएंगे, कौन से स्कूल है जिसके अंदर इनका एडमिशन किया जाएगा, तो उनकी अगर हम बात करें तो स्कूल जो एटलीस्ट कम से कम 5 साल से एग्जिस्टेंस में हो। ऐसे नहीं है कि स्कूल बिल्कुल ग्रीन फील्ड के रूप में कंस्ट्रक्ट हुआ और उसको ही दे दिया गया, उनको नहीं दिया जाएगा। मिनिमम 5 ईयर से एग्जिस्टेंस में हो स्कूल। बोर्ड रिजल्ट उस स्कूल का इस टाइप से हो कि कम से कम 75% बच्चा जो पास होते हों लास्ट ईयर्स में। ये लास्ट ईयर है फ्रेंड्स, ये मिसप्रिंट हो गया है। लास्ट ईयर में जो यहाँ पे कि कम से कम 10th में और 12th में जो रिजल्ट है वो 75% हो। ऐसा ना हो कि ऐसा स्कूल हो कि वहाँ पे बच्चे फेल होते हों और वहाँ पे एडमिट कर दिया गया। वेल पहले से वल्नरेबल है बच्चा क्योंकि डिसेबल भी है या ऐसे कुछ एरिया से भी आता है और उसके बाद में ऐसे स्कूल में एडमिशन कर दिया गया, तो वहाँ पे ऐसा स्कूल नहीं चूज किया जाएगा। ओनली स्कूल जिसमें कम से कम मिनिमम 75 हो, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसके अलावा एडमिट एडिशनल एससी स्टूडेंट्स को 9th और 11th में एडमिट कर सके। तो फ्रेंड्स इसके लिए बेसिकली ये श्रेष्ठ स्कीम थी शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। सीबीएसई में दिलवाया जाएगा एफिलिएटेड स्कूल में। याद रखना फ्रेंड्स ये यहाँ पे स्टेट बोर्ड्स के बारे में नहीं है, सीबीएसई के स्कूल्स में दिलाया जाएगा। स्कूल भी कम से कम 5 साल से एग्जिस्टेंस में और रिजल्ट वहाँ का 75% रिजल्ट हो। तो इससे बेसिकली क्या होगा फ्रेंड्स, इसका अगर हम बेनिफिट की बात करें, ये रीच को एनहेंस करेगा। डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की हैं, लोगों को विश्वास होगा गवर्नमेंट के ऊपर में। जो गैप है हमारा, जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है वो उसकी उनको ये हेल्प करेगा। जो गैप है उनको हेल्प करेगा। सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा बच्चों की। और इसके अलावा हाई क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड होंगी। कुछ टारगेटेड एरिया इसमें डिसाइड किए गए हैं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी हाई स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते पर अगर बच्चा टैलेंटेड है तो उनको यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। एक कितना अच्छा ही स्टेप है ये सब। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके जो प्रोविजंस आप इसको एक बार रीड करना कंप्लीटली, जो प्रोविजंस हैं स्कीम से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर स्कीम की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम थी। ये अभी न्यूज़ के अंदर थी। बेसिकली ये एम्प्लॉय जो भी हैं गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर में, उन एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। बेनिफिट किस तरह का, सिकनेस में बेनिफिट, डेथ में बेनिफिट, हेल्थ में, मैटरनिटी बेनिफिट, हर टाइप का बेनिफिट यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। तो इसका जो काम है वो ये है कि एम्प्लॉय जो हैं, एम्प्लॉय बेसिकली एक वर्ड है जिसको डिफाइन किया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू, जिसमें अगर उनको सिकनेस है, मैटरनिटी वाली, एम्प्लॉयमेंट को इंजरी है, इस वाले प्रोविज़न में इंसिडेंस अगर होता है तो उनको बेसिकली बेनिफिट
बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, ये एक इंटीग्रेटेड मेजर है सोशल इंश्योरेंस एम्बॉडीज जो हमारे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू। अगर हम बात करें कि इसमें प्रेजेंटली ऑल ओवर इंडिया नहीं है, पर नियरली 90% के आसपास एरियाज़ हैं कि फुल्ली इम्प्लीमेंट तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा, पार्सली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ एरियाज़ हैं जिनमें कवर नहीं किया जाएगा। 148 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कुछ रीजन है कि वहाँ उनको कवर नहीं किया जा रहा है, वो बेसिकली अर्बन एरिया में होंगे या बेसिकली वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी अच्छा होगा, इस वजह से उनको कवर नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स 90% के आसपास स्टेट्स को कवर किया जा रहा है। आपसे प्रीलिम्स में या कोई टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑल ओवर इंडिया इसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑल ओवर इंडिया नहीं है, 148 डिस्ट्रिक्ट्स को अभी कवर नहीं किया गया है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली। इसके अंदर फ्रेंड्स अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉई हैं तो वो यहाँ पे काउंट किया जाएगा। उनका वेज है वो बिलो होना चाहिए 21,000 रुपये पर मंथ। अगर डिसेबल है उसका 25,000 से अगर कम है तो उनको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और वो ESI से रजिस्टर हों, वो कंट्रीब्यूट करते हों ESI स्कीम के अंदर में। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन जो है बेसिकली कि एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होगा 75% ऑफ 0.75% ऑफ वेजेज होगा और 3.25% वेज होगा जो एम्प्लॉयर का होगा। बेसिकली जो कंपनी है उसके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाएगा इसमें 3.25 है और 0.75 है जो कोई भी पर्सन जो जॉब कर रहा है उस कंपनी के अंदर में उसके द्वारा। अगर एम्प्लॉई अर्न करता है अप टू 176 रुपये एक दिन के, तो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम पेमेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर इतना पैसा अगर एम्प्लॉई अर्न करता है तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेंगी 1/8 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिकल बेनिफिट विद इन ए पर कैपिटा सीलिंग इसके अंदर 1500 रखी गई है। तो फ्रेंड्स ये कुछ डाटाज हैं बेसिकली, वो जो एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर के द्वारा जो बेसिकली कंट्रीब्यूट किया जाएगा इसके अंदर प्रीमियम के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या बेनिफिट होंगे, सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट है। फुल मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाएगी कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है उसको, उसकी फैमिली मेम्बर्स को, फ्रॉम द डे ही एंटर द इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। देयर इज़ नो सीलिंग, कोई सीलिंग नहीं है एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ ए इंश्योर्ड पर्सन और इज़ फैमिली मेम्बर। यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा कि मेडिकल बेनिफिट के अंदर में कोई सीलिंग नहीं है। जैसे नहीं है कि 2 लाख 3 लाख या 5 लाख, तो यहाँ पे कम्प्लीटली मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द बेसिकली इसको 26 जो इंक्रीज़ कर दिया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। 2017 में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था हमारा, उसको इंक्रीज़ करके 26 वीक्स की जो मैटरनिटी बेनिफिट दी जा रही है वुमेन्स को, तो 12 से 26 किया था फ्रेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए। तो बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट भी यहाँ पे दिया जाएगा, वो एक्सटेंड किया जाएगा 1 मंथ ऑन मेडिकल एडवाइस एट द रेट ऑफ फुल वेज, वहाँ पे उसको दिया जाएगा। कंट्रीब्यूट 70 डेज इन द प्रीसीडिंग 2 कंट्रीब्यूटिव पीरियड्स। और इसके अलावा फ्यूनरल अगर हम बात करें कि जो दाह संस्कार से रिलेटेड भी 15,000 रुपये दिए जाएंगे किसी भी अगर पर्सन का वहाँ पे लास्ट राइट से रिलेटेड अगर वो डिमांड की जाती है तो वहाँ पे इनको 15,000 रुपये एम्प्लॉय को दिए जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स शो करता है मेडिकल बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, फ्यूनरल का भी एक्सपेंसेस का कवर किया जा रहा है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का भी यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन है कंटिन्यू अगर फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ्स तक अगर अनएम्प्लॉय है तो स्कीम के द्वारा मैक्सिमम 50% जो उसकी एवरेज मंथली इनकम का है वो उतना पैसा उसको दिया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा में। इनवॉलेंट्री लॉस जो भी उसको हुआ है वो सब उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ स्कीम्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिनके द्वारा यहाँ पे कवर किया गया है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसकी हॉस्पिटल भी हुआ करती हैं, इनसे एफिलेटेड जो हॉस्पिटल होती हैं जहाँ पे इनका जो अगर कोई भी पर्सन है वो इससे जुड़ा हुआ है तो वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स की जो ट्रीटमेंट के लिए उन्हीं हॉस्पिटल उसमें विजिट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इनके प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप इनके बारे में रीड कीजिए और हम कंटिन्यू और वीडियो जैसे बनाते रहेंगे जिनमें हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।